दोस्तों, मेरे ख्याल से मेरी आवाज आ रही होगी आपको, है? मेरा नाम अशोक अग्रवाल है। मैं वकील हूं। अब लगभग 50 साल हो गए मुझे वकालत करे हुए। ये जो ये आपके हवाई जहाज उड़ते रहते हैं, तो ये जो हेल्थ का मामला है ना, हेल्थ का मामला बहुत हमारे देश में ना गंभीर 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 मामला है, हेल्थ का मामला। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं किसी वक्त इस परेशानी के दौर से गुजरे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है ना, वो ये है कि जो हमारा जो राइट टू हेल्थ है, अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, वो एक तरीके से हमारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। और ये ना स्टेट सब्जेक्ट है। बहुत सारी बातें शायद कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, बहुत सारे समझेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ मोटे तौर पर कि हमें कुछ समझना चाहिए इसके लिए कि जो ये हेल्थ का मामला है, जो स्वास्थ्य का मामला है, वो संविधान, हम संविधान तो सब समझते हैं ना, देश का संविधान है। इस संविधान के अंदर जो है ये राज्य का सब्जेक्ट है, मतलब राज्य सरकार का सब्जेक्ट है ये। मतलब इसमें पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना सकती। तो जरूरत है कि ये राज्य वाला जो है ना, ये एक 3 तरीके की सूची होती है संविधान के अंदर। एक वो होती है जो सिर्फ राज्य कानून बना सकता है, दूसरी सूची होती है जो राज्य और पार्लियामेंट दोनों बना सकते हैं, और तीसरी सूची होती है उसके अंदर जो सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकती है। तो इसकी जरूरत है, स्वास्थ्य के अधिकार की जरूरत है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट, जो जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी और राज्य सरकार भी, ऐसी सूची में आना चाहिए। और उसके बाद जो है ना, एक नेशनल लॉ बनना चाहिए। और नेशनल लॉ इसलिए बनना चाहिए कि अगर आप देखेंगे दिल्ली में 35 से 40% जो पेशेंट है वो दिल्ली के बाहर के आते हैं यहाँ पर। उसमें कोई गलती नहीं है कि वो कोई गलती कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि उनका कोई अधिकार नहीं है, उनका अधिकार है। लेकिन क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि जिस जगह से भी आते हैं, और खासकर नॉर्थन इंडिया से आते हैं, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, वहां पे सुविधाएं नहीं है। उनके कंपैरिजन में दिल्ली में जो सुविधाएं हैं उसकी वजह से यहां पे आते हैं। और आप देखिए कितना तकलीफ होता होगा एक व्यक्ति को। मुझे तो कई बार लोग बोलते हैं कि सर हमारा डायलिसिस यहाँ फ्री करा दो, हम अलीगढ़ से आके अपना डायलिसिस करा के अलीगढ़ चले जाएंगे। मतलब अलीगढ़ में आपके लिए एक डायलिसिस भी अवेलेबल नहीं है। तो देश के अंदर जो आज स्वास्थ्य की हालत है ना, बहुत खराब है? और जैसे मैंने बताया कि राज्य सरकार इस पे कानून बना सकती है, लेकिन हिंदुस्तान में अफसोस की बात है कि किसी भी राज्य ने पब्लिक राइट के ऊपर कोई वो नहीं बनाया। वो कहते हैं, मैंने एक बार दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर जो कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद जो है अपना आम आदमी पार्टी में जो हेल्थ मिनिस्टर थे उनको मैंने बोला, भाई एक काम बहुत बढ़िया कर लो, अगर करना है तो राइट टू पब्लिक हेल्थ बना दो दिल्ली के लिए, कि हर आदमी अधिकार के रूप में जाके अस्पताल के अंदर अपना इलाज कर सके। तो दोनों का एक ही जवाब था कि साहब हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, और लोग अगर हम अधिकार बना देंगे तो लोग कानून कोर्ट में चले जाएंगे, हमारे ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। तो आज तक पूरे देश के अंदर जो है ना, मतलब एक तरीके से राइट टू पब्लिक हेल्थ के ऊपर कोई भी लॉ नहीं है। सिर्फ आप बहुत सारे लोग होंगे जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से में जिनके पास कार्ड होगा, है कितने लोग हैं जो ईएसआई में आते हैं? कि कोई है? उनके पति है, कोई भी हो, घर का कोई भी है कोई है ना ईएसआई?
तो आपको मैं सिर्फ जानकारी, क्योंकि मुझे मौका मिल गया आपसे बात करने का और मैं एक कानूनी व्यक्ति हूं, तो मेरी इच्छा ये है कि मैं आपको थोड़ी सी जो है ना कानून की बातें भी बता दूं कि जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ईएसआई एक्ट जिसके अंदर 1948 का है, वही एक कानून है हमारे देश के अंदर जहां एक काफी बड़ी संख्या के अंदर लोगों को जो है कानूनी हक मिलता है उससे। वरना आप समझ लो इस देश में कोई कानून नहीं है जिसके अंदर आप जाके ये कहो कि देखो ये मेरा राइट है और इस राइट के तहत जो है आप मुझको जो है इलाज दीजिए, नहीं है। और अच्छी बात यह है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में कोई कितने 13 करोड़, पता नहीं 12 या 13, हाँ 13 करोड़ लोग देश के जो है ना बेनिफिशियरी मिला के जो है वो उसके है। और उसके अंदर भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ है, मैं आपको बताऊं, आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा, शायद किसी को भी नहीं पता होगा। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में क्या होता है कि एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन जाता है और मालिक का कंट्रीब्यूशन जाता है, इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं होता एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर। तो एक हमारे पास रेयर डिजीज का केस आया बच्चे का, और उसके अंदर लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्चा था 1 साल के अंदर। तो हमने ईएसआई के ऊपर मुकदमा कर दिया कि भाई आप जो है इसका इलाज करो। उन्होंने कहा साहब, उन्होंने अपना एक रूल बना रखा था कि ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए तक जो है एक बेनिफिशियरी को हम खर्च कर सकते हैं, और अगर कोई बीमारी आपके रजिस्ट्रेशन से पहले की है तो फिर उसका इलाज ही नहीं करेंगे। तो ये क्या बात है? तो वो मामला जो हमने हाईकोर्ट में उठाया और हाईकोर्ट ने कहा नहीं इलाज करो है। तो आज आप ये देखिए कि कम से कम नहीं तो 15 या 20 बच्चे पूरे देश के अंदर, कम से कम ये जो हमारी नॉलेज में है, उनके ऊपर ईएसआई 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया खर्च करता है कोर्ट के ऑर्डर के तहत है। तो ये एक अधिकार की बात है। इसी तरीके से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है यहां पर इस टाइम कोई 64 के करीब पकड़ में आ रहे हैं, तो 64 के करीब हॉस्पिटल है। और इन लोगों के साथ क्या हुआ था, इन लोगों को ना 1950 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 में इन लोगों को जमीनें दी थी बहुत सस्ती, 2,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए पर एकड़, 2,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए पर एकड़ इनको जमीनें दी थी। और उसमें एक शर्त यह रखी थी कि आप गरीब लोगों को 25% जो है आईपीडी देंगे और 40% जो है ना वो ओपीडी देंगे फ्री। ये जब एक स्टैंडर्ड उसके अंदर था। वो अलग बात है कि कुछ जो अलॉटमेंट लेटर्स थे उसमें कुछ भी नहीं लिखा था, और कुछ अलॉटमेंट लेटर में ये लिखा था कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हुआ, और बाद में ये फिर डिसाइड हुआ कि 10% आईपीडी, मतलब जब अगर 100 बेड है तो 10 बेड जो है वो गरीब लोगों को जाएंगे, और 25% जो है ना वो ओपीडी होगी। ये अल्टीमेटली डिसाइड हुआ। तो हमने जब 2002 की बात है, तो ये हो नहीं रहा था। कई बार चर्चा होती थी असेंबली में भी चर्चा होती थी, कई बार पार्लियामेंट में भी चर्चा होती थी, लेकिन लागू कभी नहीं हुआ ये। तो जब हमारे को 13-14 सोसाइटी, क्योंकि ये जो जमीनें होती है ये सोसाइटी को दी जाती है और सोसाइटी फिर अस्पताल बनाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन तो थी लेकिन लागू कभी नहीं हुई। तो जब 2002 में हमने हाईकोर्ट के अंदर जो है केस किया और कहा कि इसको लागू करो, तो 15 नवंबर 2002 मुझे डेट याद है जब दिल्ली हाईकोर्ट ने पहला ऑर्डर पास किया था, और ये कहा था कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ना, इनकी जिम्मेदारी है ये कि ये फ्री ट्रीटमेंट दे गरीब लोगों को, और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे, पक्का करे कि वो इलाज दे रहे हैं, और अगर कोई आनाकानी करता है तो फिर क्या करेंगे,
फिर उसकी जो है शिकायत जाएगी जिसने जमीन दी है, जमीन डीडीए ने दी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जो LNDO जिसको बोलते हैं, उन्होंने कुछ हॉस्पिटल को जमीनें दी है और कुछ हॉस्पिटल, 1 2 4 हॉस्पिटल ऐसे ही पकड़े गए जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जमीन दी है उनको, लेकिन है वो सब सरकारी जमीन के ऊपर। तो फिर हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद फिर काफी खींचातानी हुई और आसान नहीं था ये, क्योंकि ये बिल्कुल देने को तैयार नहीं थे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं कि जब हमारी हाईकोर्ट ने कमेटी बनाई जिसमें मैं भी था, और मुझे याद है कि धर्मशिला हॉस्पिटल में हम लोग जब गए तो वहां की जो डायरेक्टर थी, लेडी डायरेक्टर थी डॉक्टर, वो इतनी तिलमिला रही थी कि उनको बस चल रहा था मेरा गर्दन जो है दबा देती कि तुमने ये ऑर्डर क्यों कराए हमारे खिलाफ। और मैं उनको कह रहा हूं बार बार कि मैडम आप क्यों इतना गुस्सा करो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आप शांत हो जाओ, क्यों आप वजह इतना जो है गर्म हो रही हो, और अल्टीमेटली उसको लागू करना पड़ा। तो आज जो स्थिति है वो ये है कि लगभग 1000 से ज्यादा बिस्तर हैं ये 62 और 63 हॉस्पिटल के। इसमें हम अपोलो की बात नहीं कर रहे, अपोलो के अलग बिस्तर है हमारे पास, हम दूसरे हॉस्पिटलों की बात कर रहे हैं अपोलो को छोड़ के, और वहां पर इस टाइम 1000 से भी ज्यादा बिस्तर है। तो आप समझो 1000 से तो बड़ा हॉस्पिटल बन जाता है, कोई अगर एक हॉस्पिटल हो जिसमें 1000 बेड हो तो एक बड़ा हॉस्पिटल बन जाता है। और इसमें जो कंडीशंस है ना, जो कंडीशंस है वो ये है कि आपका 1 रुपया भी किसी तरीके का नहीं खर्च होगा। और ये जो इसमें सबसे अच्छी बात है ना वो ये है कि ये एक अधिकार के रूप में है, ये कोई चैरिटी नहीं है, आपको वैसे नहीं मांग रहे कि भाई आप दान दे दो हमको, ये आपका अधिकार है। ये सबसे इसकी खूबसूरत हिस्सा जो है ना वो यही है कि आप एज ए मैटर ऑफ राइट आप क्लेम कर सकते हो। उनकी जिम्मेदारी जो है वो ये है कि 10% तक बेड और 25% तक ओपीडी जो है ना वो उनको देनी है, और उसमें सब कुछ है, मेडिसिन भी है, ये भी है, आपको वहां पे बिल भी मिलेगा। लेकिन बिल में जैसे 20 लाख का बिल बना तो पेएबल 0 होगा, और वो बिल भी हमने मतलब उनको कह के करवाया कि बिल दो आप, जिससे ये पता तो लगे, हमारे पेशेंट को भी पता लगे कि उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ है, और आपको भी पता लगे कि आप कितना खर्च कर रहे हो। तो आज आपका अधिकार है, बिल भी मिलेगा। अगर आपको कोई बिल नहीं देता है तो आप बिल मांगिए, कहिए आप बिल दीजिए हमें, और आपको जब डिस्चार्ज करते हैं जो दवाइयां लिखते हैं वो सब दवाइयां आपको मिलेंगी, ओपीडी में भी सारी दवाइयां आपको मिलेंगी। नहीं मिले तो आप जो है वो आप उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। आप वहां पे आप समझिए 2 ऑफिसर्स होते हैं, एक हॉस्पिटल का ऑफिसर होता है जिसको नोडल ऑफिसर बोलते हैं, EWS नोडल ऑफिसर, और एक होता है जो सरकार की तरफ से उसको लाइजन ऑफिसर बोलते हैं। इस तरीके के 2 लोग हैं, करीब करीब हर एक अस्पताल में सरकार की तरफ से लाइजन ऑफिसर है। वो अलग बात है कि कई एक लाइजन ऑफिसर कई 2-2 3-3 हॉस्पिटल्स को भी देखता है, वो अलग बात है, लेकिन है। तो आप उनको भी शिकायत कर सकते हैं। आप अगर वहां समस्या हल नहीं होती आपकी तो आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी शिकायत कर सकते हैं। अगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी शिकायत नहीं होती तो आप गवर्नमेंट में सेक्रेटरी हेल्थ बैठे हुए हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, या डायरेक्टर जनरल बैठे हुए हैं दिल्ली हेल्थ सर्विसेज के अंदर, उनको भी शिकायत कर सकते हैं। और अगर वहां पे भी समस्या हल नहीं होती तो फिर अशोक अग्रवाल बैठा है आपकी बात सुनने के लिए। आप मुझे शिकायत कर सकते हैं, मुझे अपना जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। रोजाना आज भी मतलब रोजाना 5-7 तो शिकायतें मैं सुनता ही हूं। उसमें जो 2007 में फाइनल फैसला दिया हाईकोर्ट ने एक हाईकोर्ट की कमेटी बनाई है, उस कमेटी में भी मैं मेंबर हूं, मतलब एक तरीके से हाईकोर्ट की बनाई हुई कमेटी का सदस्य हूं। और मजेदार ये होता है कि जब आजकल तो सरकार की तरफ से कमेटी जाती नहीं है इंस्पेक्शन करने के लिए, लेकिन जब हम लोग जाते थे ना हॉस्पिटलों के अंदर इंस्पेक्शन करने के लिए, तो जो सरकारी लोग होते थे उसमें डॉक्टर्स होते थे, कुछ ऑफिसर्स होते थे, तो वो अक्सर यही कहते थे कि ये अगर डरते हैं ना तो अशोक अग्रवाल से डरते हैं, हमसे नहीं डरते,
सरकार से नहीं डरते ये हैं? तो उसका फायदा उठाना चाहिए हैं? क्या? तो यही है कि इसके अंदर अच्छा इसमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या चाहिए इसमें? एक तो आपका ये अगर किसी के पास भी राशन कार्ड है, राशन कार्ड, या आपके पास जो है इनकम सर्टिफिकेट, अभी तक ये था कि जो इनकम थी ना वो जुड़ी हुई थी, जो मिनिमम वेज समझते हैं, मिनिमम वेजेज एक्ट के अंदर जो न्यूनतम वेतन होता है अनस्किल्ड वर्कर का, उसके साथ जुड़ी हुई थी, तो वो लगभग 2,20,000 के करीब थी एनुअल। लेकिन हमने कोर्ट को कहा साहब अब इतनी लोगों की इनकम जो है थोड़ी बड़ी इनकम वालों को भी दे दो, तो 5 लाख, हाई कोर्ट ने 5 लाख का ऑर्डर कर दिया कि 5 लाख जिसकी फैमिली इनकम, आप समझिए फैमिली इनकम जिसकी होगी 5 लाख, वो उनके सारे के सारे लोग एलिजिबल हैं। एलिजिबल का मतलब ये नहीं है कि उसको जरूरी ट्रीटमेंट मिल जाए, क्योंकि फिर वहां सीमा आ जाती है ना। अगर आपको बेड चाहिए और 10% बेड है और 10% बेड भरे हुए हैं, तो हॉस्पिटल क्या करेगा? मना करेगा, और आप कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर बेड है और वो मना कर रहा है, तो फिर वो गलत काम कर रहा है। तो 5 लाख की सीमा है। 5 लाख का मतलब कोई 35-40 हजार रुपए अगर फैमिली की इनकम है तो होता है। और ये जरूरी नहीं है दिल्ली का हो, कि देश के किसी भी हिस्से का व्यक्ति हो सकता है। और तो और जो फॉरेनर्स होते हैं, विदेशी होते हैं, वो भी अगर इस इनकम में आते हैं तो वो भी हकदार है इस इलाज के। मुझे याद है एक बार मैक्स देवकी देवी में कोई मेरे ख्याल से 13-14 साल पुरानी बात है, एक म्यांमार जिसको चिन रिफ्यूजी बोलते हैं, चिन रिफ्यूजी था, उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनको भेज दिया मैक्स देवकी देवी में। तो उसने कहा कि आपके पास कागज क्या है? उसने अपना पासपोर्ट दिखा दिया। तो पासपोर्ट दिखाया तो कहने लगे आप तो फॉरेनर हैं, आपका इलाज नहीं करेंगे। तो उसने मुझे फोन किया कि साहब तो मना कर रहे हैं। मैंने कैसे मना करेंगे? तो कुछ जद्दोजहद हुई, लेकिन अगले रात को ही फिर उनका हॉस्पिटल वालों का फोन आ गया मेरे को कि नहीं हम करेंगे इलाज। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट से ऑफिशियल ऑर्डर निकलवा दिया कि कोई फॉरेनर भी अगर है, मतलब इसका मतलब यह है कि हमारी जमीन के ऊपर, हिंदुस्तान की जमीन के ऊपर कोई भी व्यक्ति है और उसकी वो इनकम सीमा के अंदर है, वो भी इसका हकदार है? सरकारी अस्पताल से तो हर एक व्यक्ति हकदार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जैसे मैंने बताया, कानून तो है नहीं आपको अधिकार देता है, ऐसा कानून नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं जो ये बोलते हैं कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि लोगों की जिंदगी को बचाना। तो अगर आप क्रिटिकल बीमार हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं तो कोई सरकारी अस्पताल आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो ये जो सुविधा है ये आप लोग मतलब अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और मुझे याद है जिस वक्त 2003-4 में तो सारे जो भी बिस्तर थे, उतने बिस्तर नहीं थे, उतने ये अस्पतालों को भी हमने धीरे धीरे खोजा है, ढूंढा है एक एक को पकड़ के, क्योंकि जिन्होंने जमीनें दी वो दे के भूल गए, और जिन्होंने जमीनें ली उनको पता था कि कभी कुछ होना नहीं है, लेकिन अचानक कुछ हो गया है और सब लोग, ये लोग सब के सब मुसीबत में आ गए, मतलब एक तरीके से। लेकिन हमारी जनता को फायदा हुआ, जनता खुश है हमारी है। तो अब ये जो सुविधा है इसको आप लोग ले सकते हैं, इसमें कोई भी कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम 24x7 समझते हो आप लोगों के लिए अवेलेबल है 24x7 है? दिन रात। ठीक है, तो आप करिए मतलब। और फिर इसमें एक चीज ये समझनी चाहिए आपको कि हमें ये दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि ये तो एक सीमा है ना हॉस्पिटल की, उसके बाद कहाँ जाएंगे आप? सरकारी अस्पताल में। तो हमें एक्चुअली में क्या चाहिए कि हमारे देश में जो सरकारी अस्पताल है वो अच्छे बनने चाहिए। हर मतलब व्यक्ति अगर वहां जाता है तो उसको हर तरीके से इलाज होना चाहिए। और आप ये समझ लीजिए कि अगर कहीं आपको सरकारी अस्पताल में भी कहीं दिक्कत होती है, मुझे पता नहीं मैं क्या कितना कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे को बताएंगे कि मैं फलाने सरकारी अस्पताल में गया और वहां पे ये दिक्कत हो रही है, आईसीयू बेड वगैरह जो भी दिक्कत हो रही है, तो उसमें हम उस वक्त कोशिश करेंगे कि आपकी वहां पे भी मदद करें।
और हम तो हमेशा तैयार रहते हैं, हम तो हमेशा कहते हैं कि हम सरकारी अस्पतालों और सरकार के खिलाफ 1000 मुफ्त केस करने के लिए तैयार है। मतलब किसी को अगर कोई इलाज नहीं दे है तो वो हमारे पास आ जाए, हम उसका कोर्ट में मुकदमा करेंगे, उसका कोई खर्चा 1 रुपया भी नहीं कराएंगे किसी चीज के ऊपर। लेकिन लोगों को मैंने देखा है कोर्ट से डरते हैं, वो कहते हैं कोर्ट नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन कोर्ट नहीं जाएंगे। ऐसा बयान मुझे लगता है निकालना चाहिए। अपने अधिकार के लिए जो है कोर्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और हमने कोर्टों से बहुत सारे लोगों को सरकारी अस्पतालों के अंदर भी बहुत सारे लोगों का इलाज करा। एक आपको बताऊंगा एक किस्सा, बहुत साल पुरानी बात है, बड़ा मजेदार किस्सा है, कई बार चुटकुले टाइप हो जाता है वो, कि एक को ब्लड कैंसर था, एम्स में एडमिट था, तो उससे ऑलरेडी 7-8 लाख रुपया ले चुका था वो, और उसका जो फादर था ना वो यूपी में कोई पुलिस वाला था, कांस्टेबल, तो वहां पे कोई वो नहीं मिलते, कंडीशन ऑफ सर्विस में नहीं है कि आप इलाज करा सकते हैं फ्री। तो जो 6-7 लाख रुपया उसने लिया एम्स ने, वो तो ले लिया, उसके बाद बोला 15 लाख और लाओ, और वो मेरे ख्याल से 22 या 23 साल का लड़का था। तो जब उसके पास कुछ नहीं था वो मेरे पास आ गया, तो उस वक्त वेकेशन जज होते, छुट्टियां होती है ना, जो कोर्टों की छुट्टियां होती है उसमें भी जज बैठते हैं, तो मैंने उसमें केस लगा दिया, मैंने साहब ये तो इसके पास पैसे नहीं है। तो वो एम्स कहने लगा, एम्स जो है ना वो कहने लगा हमारे पास तो पैसे होते नहीं है, हम कहां से लाए। तो जज साहब कहते हैं, जज साहब क्या बोले, अरे भाई, हिंदी में बोले वकील साहब को, एम्स के वकील साहब को बोले, अरे भाई तुम क्यों नहीं समझते हो, इन्होंने हमें अपील करी है, इन्होंने हाई कोर्ट को अपील करी है, हमें ये ऑर्डर करना पड़ेगा, और उन्होंने फिर ऑर्डर करा इसका फ्री इलाज करो। वो बेचारा पूरा फ्री इलाज लिया उसने एम्स से, और उसके बाद ठीक होके जो है ना वो घर चला गया। तो इसलिए मतलब मेरा कहना यही है कि इसको एक अधिकार के रूप में मानना चाहिए। एक तो हम लोगों को ये डिमांड करनी चाहिए कि स्वास्थ्य के अधिकार को जो है ना आप एक मूल अधिकार बनाइए, एक फंडामेंटल राइट बनाइए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे राइट टू एजुकेशन को बनाया है, और उसके ऊपर एक कानून भी बनाइए सेंट्रल गवर्नमेंट का। एक मांग ये करनी चाहिए। दूसरा ये कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो, अपनी हो, किसी की भी हो, तो उसमें आगे बढ़ के कोशिश करना चाहिए। और एक और मैं आपको बताऊंगा अपने अनुभव से कि मेडिकल लाइन में ना मिरेकल होते हैं, मिरेकल, मतलब मिरेकल में वैसे अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता, मैं तो बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट का व्यक्ति हूं, बिल्कुल नहीं विश्वास करता, लेकिन कभी कभी होते हैं। कभी टाइमली आपको सही डॉक्टर मिल जाए, सही टाइम पे आप पहुंच जाए, तो आप ना बिल्कुल दौड़ सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अब तो बहुत साल हो गए, मैं ज्यादा घूमता नहीं हूँ एरियाज में। एक जमाना था जब मैं हर संडे को एक बस्ती में जाता था, और सालों तक जाता था, तो कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 1.5-2 साल के अंदर मैंने 2 दर्जन लोग घरों के अंदर मरते हुए देखे। किसी का पस निकल रहा है, कुछ हो रहा है, और जब मैंने उनसे बात करी तो कह रहे हम तो मर ही रहे हैं, मर ही जाएंगे। मैंने उनको वहां से ट्रांसपोर्ट करवाया और यही निजी अस्पतालों के अंदर भेज के उनका इलाज कराया। मेरे ख्याल से 95% जो है ना आज सड़क पे दौड़ रहे हैं वो लोग। तो इसलिए कभी भी हताश मत होइए, जब हमेशा अंतिम दम तक जो है ना, और लोग कोशिश भी करते हैं, कई बार वेंटिलेटर पे पड़ा होता है, वो कहता है बचेगा नहीं, फिर भी कहते हैं नहीं जी, तो हर एक आदमी कोशिश करता है, लेकिन जहां पैसे की बात आती है वहां बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ना। तो अभी कल ही की बात है कि भगवती हॉस्पिटल भी है इसके अंदर, वहां पर एक नया बच्चा पैदा हुआ था अभी 1 फरवरी को, शायद ये 10 फरवरी को, अब अभी 6 दिन का था, कल 6 दिन का था वो। तो उसका वो बेलदार था, उसका फादर बेलदार था भलसवा का। तो जैसे ही वो हुआ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, अंबेडकर के अंदर। अब देखो अंबेडकर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वो उसको कहता है नहीं नहीं यहां से इसको ले जाओ कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में, यहां नहीं होगा इसका इलाज। नया बच्चा पैदा हुआ, वो ले गए भगवती के अंदर, उन्होंने नर्सरी चाहिए थी, नर्सरी में एडमिट कर लिया। अब 4 दिन के अंदर, ये 5वां दिन था कल, 1,20,000 रुपए का बिल बन गया है।
तब मुझे फोन आया कि सर ये बिल बन गया और हम तो दे नहीं सकते, और अब हम यहाँ से कहाँ ले जाए। फिर मैंने हॉस्पिटल से बात करी, तो अब इस ऐसे मामले में हमारे लोगों का जनरल पॉलिसी ये है कि जो भी बिल है ना वो आप पे कर दीजिए, आगे से इसको ईडब्ल्यूएस ट्रीट कर लेते हैं। तो मैंने जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट को बोला कि सर ऐसे है, इसको कहा ईडब्ल्यूएस ट्रीट कर लो, मैंने ठीक है। तो कल वो फिर उसको ईडब्ल्यूएस ट्रीट कर लिया। अब वो वही कोशिश करने से हौसले नहीं छोड़ने चाहिए, और हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए, मिलजुल के देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता है तो बेहिचक मेरे से पूछ सकते हैं, और सब लोग मेरा नंबर कहीं भी हो तो आप नोट भी कर सकते हो, अपने पास रख ले सकते हो, और आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मतलब कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो स्वास्थ्य का मामला है ना, ये सचमुच बड़ा गंभीर है, और हमें जो भी बीमार व्यक्ति है ना, उसकी जो भी हम हेल्प कर सकते हैं, करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।